नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी मेरे शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो सारे के सारे भाई मेरे जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से बोले कैसे हैं आप सभी। सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। ठीक है, बेहद प्यार भरा नमस्कार है। सारे के सारे चीते मेरे जुड़ जाएंगे जो हमेशा शिकार पे ही जीते, है ना। सीटू राजपूत, साक्षी जी, निशात, राजेश कुमार, सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक। सारे साथियों, जितनी भी चीजें मैं बताता जा रहा हूं सब क्रिस्टल क्लियर चल रहा है मामला, समझ में आ रहा है? चीजें आपको दिक्कत तो नहीं दे रही? ठीक है, आराम से तसल्ली से मैं आपका बेस मजबूत करता चल रहा हूं, जिससे कि जब हम एक फ्लो में आए तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। पूरी तरह से तैयार हो। प्रिया जी, जौनपुर फिटनेस, अपरिचित भैया, सलमा, विकास, साहिल, सभी शेरों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। ठीक। तो साथियों, कल लास्ट जो हम पहुंच चुके थे वो मैंने आपको बताया था कि सरकार या शासन के सामने तीन तरह की चुनौतियां आती हैं कि कौन कानून बनाएगा, किस तरीके से कानून का संचालन होगा और किस तरीके से कानून की रक्षा होगी या विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो उसके लिए तीन हमने सॉल्यूशन बनाए थे। वही तीन आपके क्या होते हैं? शासन के अंग होते हैं, है कि नहीं? कौन कौन से बताए थे? कौन कौन से बताए थे मेरे शेरों? यही नाम थे। ठीक। सबसे पहले ठीक है भाई, तीन ऑर्गन आपको कौन कौन से बताए थे? सबसे पहला नाम क्या बताया था बच्चे? पहला नाम बताया था गुरुदेव, सबसे पहला था, इसी को हम कह रहे थे विधायिका। विधायिका, या मैंने कहा था क्या कह लीजिए, विधायिका कह लीजिए, या इसी का नाम होता है व्यवस्थापिका या फिर विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल बताया था नहीं बताया था? बोलेंगे जल्दी से। विधानमंडल, या मैंने कहा था इसी का नाम होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू लोगों? इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे शेरों? इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। इंग्लिश में एक सिंपल वर्ड है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। अब आपको पता है दो चीजें आपके पास हैं। दो चीजें मेरे साथियों आपके पास होती हैं, एक होता है आपका केंद्र और एक होता है आपका राज्य। ठीक। दो चीजें आपके पास हैं, एक है आपका केंद्र, केंद्र कह लीजिए, संघ कह लीजिए, या मेरे साथियों सेंटर कह लीजिए। ठीक है भाई, केंद्र, संघ या सेंटर। केंद्र, संघ या सेंटर, और दूसरे होते हैं आपके जिनको आप कहते हैं राज्य। राज्य बोले तो स्टेट, जैसे यूपी बिहार वगैरह, इन्हीं का नाम तो है। यूपी बिहार वगैरह, इन्हीं को तो आज आप स्टेट बोल देते हैं। तो मेरे साथियों, जो आपका विधानमंडल है, जो आपका विधानमंडल है, इसका एक निक नेम होता है। इसका एक निक नेम होता है, इसका एक पैट नेम होता है। पैट नेम यानी कि निक नेम, जिसे आप उपनाम भी कह सकते हो। इसका एक उपनाम है, इसका एक उपनाम है मेरे साथियों, इसी को आप कहते हो संसद। इसी को आप कहते हो संसद। तो बाबू, कभी भी संसद शब्द आए, कभी भी संसद शब्द आए तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखना। दिमाग को थोड़ा खोल के रखना, हमेशा मेरी क्लास में दिमाग को खोल के रखना है आपको। आप संसद शब्द सुनते ही ये सोचते हो कि बात केंद्र की हो रही है। अरे मेरे लालो, केंद्र के साथ जब इस शब्द को जोड़ दोगे, देखो केंद्र के साथ जोड़ोगे, केंद्र के साथ जोड़ोगे तो इसी को कहोगे केंद्र विधायिका, केंद्र विधानमंडल, केंद्र व्यवस्थापिका, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर, या इसी को आप कह सकते हो केंद्र की संसद, संघ की संसद। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखना। ये सारे शब्द आप किसके साथ ऐड कर सकते हो? केंद्र के साथ में ऐड कर सकते हो, केंद्र के साथ में ऐड कर सकते हो। और यही सारे शब्द आप किसके साथ में भी ऐड कर सकते हो? राज्य के साथ में भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो? मैंने कहा राज्य की विधायिका। भाई विधायिका कौन होती है? लेजिस्लेचर कौन होता है?
कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है सर, हमने पॉलिटी के नोट्स जीएस स्पेशल से बनाया है। योगेश राणा जी किसी से भी बनाया हो, इससे मैच करके देख लेना। ऐसी पॉलिटी अगर चली हो तो बनाने की जरूरत नहीं है, ना चली हो 3-4 क्लास पहले हो चुकी हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्या लेवल रहने वाला है। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा केंद्र के साथ अगर मैं यही शब्द ऐड कर दूं, जैसे मैं कहूं आपसे केंद्र या संघ विधायिका, केंद्र या संघ विधायिका, केंद्र या संघ विधायिका, केंद्र या संघ व्यवस्थापिका, केंद्र या संघ व्यवस्थापिका, केंद्र या संघ व्यवस्थापिका, केंद्र या संघ विधानमंडल, केंद्र या संघ विधानमंडल। और इंग्लिश में तो एक ही शब्द है लेजिस्लेचर, इंग्लिश में तो एक ही शब्द है लेजिस्लेचर। ठीक है, यही शब्द मैं राज्य के साथ भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है, केंद्र या संघ की संसद भी आप इसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे ही राज्य के साथ ऐड करूं तो राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, राज्य राज्य व्यवस्थापिका कह सकते हैं आप, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। ठीक है, राज्य विधानमंडल भी आप इसी को कहते हैं, इसी नाम से आपने इसको रट रखा है, इसी नाम से आपने इसको रट रखा है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे बिमल भाई बोले, बिमल भाई ने कहा विधानमंडल क्या होता है। बिमल भाई कल की क्लास शायद आपने नहीं देखी है, मैंने कहा था विधायिका, विधानमंडल या व्यवस्थापिका, ये वो लोगों की टीम है, ये वो संस्था है जो कानून का निर्माण करती है, जो कानून बनाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरी क्लासेस अगर सीक्वेंस से नहीं देखी तो बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैंने कहा आप जिसे विधायिका नाम से रट के आए हो उसी का नाम है विधानमंडल, उसी को कहते हैं व्यवस्थापिका। फिर एक भाई आके बोलेगा छाती ठोक करके, अरे सर विधानमंडल तो स्टेट में होता है, राज्य में होता है, क्या पढ़ा रहे हो। अरे मेरे भाई, मेरे लाल, रटो मत चीजों को। कानून बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। ठीक है, विधायिका। विधानमंडल भी उसी का नाम है, व्यवस्थापिका भी उसी का नाम है, बस केंद्र के अंदर उसका नाम आपने संसद रख दिया, ये इसका निक नेम है। सर राज्यों को में भी संसद हो सकती है, बिल्कुल मेरे भाई, इसी को आप बोल सकते हैं राज्य की संसद, राज्य की संसद, स्टेट पार्लियामेंट, राज्य की संसद, राज्य की संसद। जैसे मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल, एक प्रश्न आया, एक क्वेश्चन आया कि भाई केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल का, केंद्रीय विधानमंडल का उच्च सदन बताओ। तो जल्दी से बताओ कौन सा होता है, अपर हाउस कौन सा होता है केंद्रीय विधानमंडल का, अपर हाउस कौन सा होता है केंद्रीय विधानमंडल का, जल्दी से बोलो। केंद्रीय विधानमंडल का अपर हाउस कौन सा होता है, और राज्य की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। राज्य की संसद का, राज्य की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, राज्य की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है मेरे साथी, अपर हाउस ऑफ स्टेट पार्लियामेंट। मुझे बताओ सुदीप भाई, कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ विधानमंडल में मेरे बाबू विधानमंडल रटिए मत, ठीक, विधानमंडल रटिए मत। अगर विधानमंडल स्टेट का है तो उसमें गवर्नर होगा, विधानसभा होगी और कहीं कहीं पे विधान परिषद भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर विधानमंडल केंद्र का है तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने कहा केंद्रीय विधानमंडल का उच्च सदन क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो रट्टाफिकेशन मार के आए हैं वो देखते हैं विधानमंडल। अरे विधानमंडल तो स्टेट का होता है और स्टेट में होते हैं विधानसभा, विधान परिषद, और उच्च सदन होता है विधान परिषद। मास साहब ने यही पढ़ाया था, मास साहब ने पढ़ाया था भैया, लेकिन आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि विधानमंडल कानून बनाने वाली संस्था है। और कहां की पूछ रहा है, केंद्र की या संघ की पूछ रहा है। मतलब केंद्र की या संघ के विधानमंडल में जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद नहीं, क्या होता है, राज्यसभा होता है। क्या होता है, राज्यसभा होता है। विधानमंडल रट के आंसर काम नहीं चल पाएगा आपका। ये भी देख लो कि विधानमंडल कहां का है, केंद्र का है। ठीक,
राज्य की संसद का उच्च सदन कौन सा है? अब बच्चे क्या करते हैं रट्टाफिकेशन वाले, अरे संसद लिखा है, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। अरे मेरे भाई, संसद का मतलब है कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। और कानून बनाने वाली संस्थाओं में राज्यों के अंदर यानी यूपी बिहार जैसों के अंदर जो उच्च सदन है वो राज्यसभा कहां से आ गई? वो तो विधान परिषद होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बाबू राज्य की संसद की। तो शब्दों को रटो मत। जो आपने रट्टाफिकेशन मारा है ना कि संसद के 3 सदन 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बाबू संसद राज्यों की भी हो सकती है, संसद शब्द राज्य के लिए भी लिख सकता है। तो ऐसी पॉलिटी हमें तैयार करनी है। क्लियर हुआ मामला? ये क्लियर हुआ शब्दों का खेल, ये शब्दों का खेल क्लियर हुआ। अब मेरे साथियों दूसरा सदन क्या बताया था? दूसरा सदन आपको क्या बताया था सर? दूसरा सदन बताया था कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव बताया था सर आपने। क्या बताया था? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जिनका काम एग्जीक्यूट कराना है। कानून तो बना दिया लेकिन संचालन कौन कराएगा? तो संचालन के लिए केंद्र में कौन कौन आता है भाई? यहां आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति, 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 ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो मंत्रियों का समूह होता है। और साथ में मेरे बाबू एक पोस्ट आपने जरूर पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो आगे पढ़ोगे, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोले तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये लोग होते हैं कार्यपालिका के हिस्से, ये लोग होते हैं कार्यपालिका के हिस्से जो कानून को क्या करवा रहे हैं? संचालित करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? लागू करवा रहे हैं। प्रश्न आता है कि भैया केंद्र या संघ की कार्यपालिका में इनमें से कौन होता है या नहीं होता? कौन होता है या नहीं होता? तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रियों का पूरा जो समूह है वो है, और भारत का महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 में पढ़ते हो आप, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक। इसके अलावा राज्य के अंदर अगर बात करें सर तो कौन आता है? तो राज्य के अंदर गवर्नर होगा, गवर्नर होगा बोले तो राज्यपाल होगा। कौन होगा बच्चे? राज्यपाल होगा। राज्यपाल के अलावा यहाँ सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी मिलेगी आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ भी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ भी होती है, मंत्री परिषद यहाँ भी होती है बच्चे, ठीक है, मंत्री परिषद यहाँ भी होती है। और मंत्री परिषद के अलावा मेरे बाबू लोगों यहाँ कौन भी होता है? यहाँ कौन भी होता है? यहाँ होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। कौन होता है बाबू लोगों? राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता। यह है आपकी राज्यों की कार्यपालिका, यह है आपकी राज्यों की कार्यपालिका, यह है आपकी राज्यों की कार्यपालिका, ठीक है। ये कार्यपालिका की बात हुई। कार्यपालिका के अलावा तीसरा सदन मैंने आपको कौन बताया था सर? जुडिशरी, जुडिशरी न्यायपालिका। तीसरा अंग मैंने कौन सा बताया था? जुडिशरी न्यायपालिका, जो विवादों का निपटारा करेगी, ठीक है। जैसे केंद्रीय लेवल पे बात करें तो यहां आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई। और यहां आ जाता है आपका हाई कोर्ट, यहां आ जाता है आपका हाई कोर्ट, यहां आ जाता है बाबू लोगों आपका हाई कोर्ट। क्या आ जाता है? हाई कोर्ट आ जाता है। तो ये है आपके तीनों हाउस, तीनों जो ऑर्गन थे, तीनों जो अंग थे, उनकी बातें, ठीक है।
अरे सॉरी, अटॉर्नी लिख गया हमसे, अरे एडवोकेट होगा भाई, एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट होगा, ठीक है। ये अटॉर्नी नहीं, एडवोकेट कर लेना, ये माय मिस्टेक जल्दी जल्दी में। आइए, ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है भाई। हिंदी में ही लिखा है मेरे भाई, हिंदी में ही लिखा है, सूरज भारती हिंदी में ही लिखा है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। मैंने ऐसा कोई, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती, मैं खुद यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मेरा खुद बैकग्राउंड यूपी बोर्ड का है, मैं खुद अंग्रेजी इतना ना जानता भाई, ठीक है, मैं खुद अंग्रेजी इतना ना जानता। तो इतनी बात क्लियर है, ये शासन के ऑर्गन वगैरह थे। अब मेरे साथियों जो कानून बना रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, जिन भाइयों ने पहली क्लास ली होगी, मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत में कैसी विधि अपनाई जाती है, भारत में कैसा कानून अपनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने कहा था बताइए कौन सा अपनाया जाता है। प्रश्न आया था, ऐसा प्रश्न आया था, मैंने कहा था कि जैसे ही पढ़ोगे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो अब बताऊंगा आपको कि कानून यानी कि विधि के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ कितने होते हैं। आइए, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। ये है आपकी किसकी बातें, ये आपके शासन या सरकार के अंग या स्तंभ की बातें। आइए, अब विधि के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, विधि या शासन के प्रकार। विधि कह लो बाबू, या कह लीजिए शासन, विधि कह लीजिए या कह लीजिए बच्चे मेरे शासन। विधि या शासन के, विधि या शासन के प्रकार, विधि या शासन के प्रकार। अगर विधि या शासन के प्रकार देखेंगे आप, तो हमको यहां पर टोटल 4 प्रकार दिखाई देते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से हैं जरा देखिए, कौन कौन से हैं मेरे बाबू लोगों, कौन कौन से होते हैं ये 4 प्रकार है मेरे बच्चे। और ये 4 प्रकार हैं कौन कौन से, तो जरा गौर फरमाइएगा। मैंने कहा सबसे पहले, सबसे पहले जो आता है आपका नंबर 1, इसी को हम कहते हैं मेरे भाइयों प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक विधि, या प्राकृतिक छोड़ें, प्राकृतिक से पहले लिखे सकारात्मक, 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 सकारात्मक विधि, प्राकृतिक। सकारात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉजिटिव। क्या कहते हैं बच्चे, पॉजिटिव। एक एक चीज को ढंग से समझ लेना, पॉजिटिव बहुत काम की चीजें हैं, ठीक। बहुत परेशान होते हैं आप, जब प्रश्न आता है ना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में चले जाएंगे। जैसे ही 2017 का पेपर आएगा ना आपका, 2017 का, जो भाई मेरे ये समझते हो कि पॉलिटी हमने पढ़ी है, हम पे हमारे पास नोट्स हैं, जैसा कि एक भाई बोल रहा था, उस पॉलिटी पढ़ के पिछले 2017 के पेपर लगा के देखना, 2017 वाले के पेपर लगाइए, आप खुद कहेंगे कि भैया क्या हुआ, ये तो रायते बिखर गए, विकेट गिर गए, बोल्ड हो गए। तो मेरे साथियों आपको बोल्ड छोड़ो, मैं पूरे में से पूरे दिलवा के मानूंगा। आइए, सकारात्मक के बाद दूसरी होती है प्राकृतिक या नैसर्गिक। प्राकृतिक, या तो कह लो प्राकृतिक, या कह लो मेरे बच्चे नैसर्गिक। प्राकृतिक या नैसर्गिक, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। तीसरी होती है मेरे साथी, तीसरी होती है आपकी नंबर 3, लोक विधि, लोक विधि, लोक विधि, इसे कहते हैं पब्लिक या कॉमन लॉ, पब्लिक या कॉमन लॉ, पब्लिक या कॉमन लॉ, पब्लिक कह लो या कॉमन लॉ, ठीक है। और चौथी होती है साथी डिवाइन, चौथी होती है आपकी ईश्वरीय विधि, चौथी होती है ईश्वरीय विधि, ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि बोले तो डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ। यही 4 आपको उस ऑप्शन में दिए थे, याद हो अगर, जिन लोगों ने पहली क्लास ली थी, पहली क्लास ली थी, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चनों का लेवल रहता है, और उसमें यही 4 ऑप्शन दिए थे आपको कि भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है। शुरुआत की 3 आंसर दिया था, यही शुरुआत के 3 आंसर थे, चौथी नहीं अपनाई जाती। कैसे हैं ये, क्या है, तो देखिए भाई, सकारात्मक विधि का मतलब होता है, सकारात्मक विधि का मतलब होता है किसी समूह या संगठन द्वारा बनाई गई, किसी समूह या संगठन द्वारा, या संगठन द्वारा बनाई गई, किसी समूह या संगठन द्वारा बनाई गई, किसी समूह या संगठन द्वारा
बनाई गई। ठीक है भाई, ऐसी का विधि, ऐसा कानून जो किसी समूह या संगठन द्वारा बनाया जाता है, लोगों की एक टीम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मेड बाय आ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा कानून, ऐसी विधि जिसे एक संगठन या फिर एक संस्था बनाती है, एक समूह बनाता है, ठीक उसी को आप क्या कहते हैं, सकारात्मक। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश। जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अपना सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हम ही हो गए, इंडिया, भारत। जैसे यूएसए लिख सकते हो आप, जैसे आप लोग ब्रिटेन लिख सकते हो, ब्रिटेन एटसेट्रा। तो मेरे साथियों, यहां पर क्या है, कानून एक संस्था बना रही है। हमारे यहां पर कानून किसने बनाया, विधायिका ने ही तो बनाया। हमारे यहां पर कानून किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने ही तो बनाया, लोगों की एक टीम ने बनाया। तो हमारे यहाँ कैसी विधि होगी, सकारात्मक होगी कि नहीं होगी, सकारात्मक होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। प्राकृतिक क्या होती हैं, प्राकृतिक क्या होती हैं सर, प्राकृतिक विधि का मतलब होता है कि द लॉ दैट इज मेड बाय नेचर। ठीक है, द लॉ दैट इज मेड बाय नेचर, और जिनको आपसे कोई नहीं छीन सकता मेरे बच्चे, कोई आपसे नहीं छीन सकता। ठीक, मेड बाय नेचर, मेड बाय नेचर, मेड बाय नेचर, मेड बाय नेचर, प्रकृति द्वारा निर्मित, जो किसने बनाई है, जो प्रकृति ने बनाई है। सर जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, क्या कोई मेरी सांस लेने की कार्य को छीन सकता है, क्या कोई मेरे सांस लेने की काम को छीन सकता है। ठीक, क्या कोई मेरे सांस लेने की काम को छीन सकता है, सुरेंद्र भैया। हाँ अभी चालू हुई है, लेकिन बस 15 मिनट के आसपास हो गई। बताइए मुझे, क्या कोई मेरी सांस लेने के अधिकार को छीन सकता है, नहीं छीन सकता ना बाबू। ये सांस लेने का अधिकार तो मुझे नेचर का है, नेचर का ही, ये नेचर की विधि है कि हर कोई व्यक्ति सांस लेगा, हर कोई व्यक्ति अपना काम धंधा करेगा, हर कोई व्यक्ति बाहर विचरण करेगा, घूमेगा फिरेगा। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये जो जीवन का अधिकार है, ये क्या है मेरे लाल, ये नेचर ने आपको दिया है, ये नेचर ने आपको दिया है। ये नेचुरल विधि है कि भैया कोई बंदी बना के नहीं रखा रहेगा, हर आदमी फ्री है, हर आदमी फ्री है, हर आदमी क्या है, फ्री है। यानी कि आपको जो फ्रीडम मिली हुई है, आपको जो फ्रीडम है, ये नेचर का लॉ है। ठीक है, ये नेचर का बनाया लॉ है कि व्यक्तियों को भाई स्वतंत्र छोड़ो, कोई वो बंधुआ मजदूर थोड़ी होते हैं, बंधुआ मजदूर थोड़ी होते हैं। सबको अपना जीवन का क्या है, जीवन का क्या है, अधिकार है। सबको अपनी लाइफ की फ्रीडम है, सबको अपनी लाइफ की फ्रीडम है, नेचर ने दिया है आपको, ये नेचर ने दिया है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो आपकी नेचुरल लॉज हैं। वो आपकी क्या है, कोई बात नहीं सनी, वो आपकी क्या है, वो नेचुरल लॉज हैं सुरेंद्र भाई। ठीक है, सांस लेना, सांस लेना, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, सांस लेना, ये सब क्या है, ये नेचर के लॉ है मेरे बच्चे। इन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता, इन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये किसी और ने कानून नहीं बनाए, ये अपने आप ही नेचुरल है कि भैया इनके बिना तो चीजें हो ही नहीं सकती, इनके बिना तो चीजें हो ही नहीं सकती। सर ये क्या है, अब मेरे भाइयों, क्या भारत में, क्या भारत में नेचुरल लॉ है, क्या हम लोग सांस नहीं ले रहे, बिल्कुल ले रहे हैं। क्या हम लोग घूमने फिरने नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो सर भारत में नेचुरल लॉ भी है, मैंने कहा था भारत में नेचुरल भी है, और कौन सा भी है, लोक विधि भी है। लोक विधि क्या होता है, लोक विधि क्या होता है, लॉ बेस्ड ऑन, लॉ बेस्ड ऑन, लॉ बेस्ड ऑन कस्टम्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, एंड ट्रेडिशंस, एंड ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित कानून। रीति रिवाजों, रीति रिवाजों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित, रीति रिवाजों और परंपराओं पर, और परंपराओं पर आधारित कानून, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित कानून।
ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित कानून। ठीक है, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित जो कानून होते हैं उन्हें लोक विधि कहते हैं। कि भाई जैसे दादाजी ने एक परंपरा चलाई घर में और वो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा चली आ रही है। जैसे किसी देश में कोई सिस्टम चल रहा है बहुत समय से, लेकिन वो किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है, वो किसी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बस वो परंपरा बन गया कि भाई जय श्री राम, श्री राम का नारा एक परंपरा बन गया, श्री राम का नारा एक परंपरा बन गया। ठीक, कि भाई श्री राम से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी हरकतें करता है उन्हें ठेस पहुंचाने की धार्मिक रूप से, तो ये चीजें क्या है, ये आपकी लोक विधि है, ये आपकी लोक विधि है। ठीक, जब भी कोई भी चीज परंपराओं से चली आ रही हो लेकिन किसी संविधान में ना हो तो उसे लोक विधि कहते हैं। और भारत के अंदर साथियों कुछ चीजों पर ट्रेडिशन के बेस्ड पर भी विधि बनाई जाती है कि भाई ये चीजें होना सही नहीं है। जैसे होली पे आपने देखा, होली पे आपने देखा साल में एक बार आ रहा है, साल में एक बार आ रहा है, तो भाई मुस्लिम समाज के लोगों के भी उस समय रोजे चल रहे थे, रोजे चल रहे थे, तो कह दिया गया कि भाई आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए नमाज अपने घर पे पढ़ने की, जिससे वाद विवाद दंगा वगैरह ना हो, झड़प ना हो। तो ये चीजें जो होती हैं ये लोक विधि है, जो परंपराओं पर आधारित हो, जो परंपराओं पर आधारित हो। ठीक अंकेश भाई, मूल विधि भी चालू होगी, मूल विधि के जो है वो भी आपके लिए प्रश्न आएंगे। ठीक है, उन्हें भी बेहतरीन तरीके से मामला मिलेगा, ये भी आपके लिए भैया जरूरी है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएसआई का एग्जाम होगा तो साथियों 16 नंबर के आसपास का संविधान आएगा, 7 से 8 नंबर की मूल विधि आएगी, 7 से 8 की। मैं आपको पूरे में से पूरे दिलवाऊंगा, जिस बच्चे को पूरे में से पूरे चाहिए होंगे वो मेरा साथ ईमानदारी से देगा, जिसको नहीं चाहिए होंगे, जिसने केवल सपना तो देखा है सितारों वाली वर्दी का लेकिन पूरा करने का जुनून नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल पढ़ने वाले बच्चे चाहता हूं जिनके हाथों में कलम हो और जो कॉपी पर एक एक बात को बड़े ही प्यार से लिख रहे हो और मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हो। तो ये तीनों बातें क्लियर हैं, ये तीनों बातें क्लियर हैं। ठीक, ये तीनों बातें। ठीक, ईश्वरीय विधि क्या होती है? ईश्वरीय विधि का मतलब होता है लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस, लॉ बेस्ड ऑन, लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस रिलीजियस लिटरेचर, लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है भैया, लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर बोले तो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित विधि, धार्मिक ग्रंथों पर, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित विधि, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित विधि, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित विधि, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित विधि। भैया जब आपका कानून धार्मिक ग्रंथों पर ही आधारित हो या धार्मिक ग्रंथ के ही कुछ भागों को आपने कानून बना दिया कि हमारे धर्मों में ऐसा लिखा है, हमारे धर्मों में ये लिखा है, जैसे कि भैया अभी वक्फ को लेकर के आपने देखा उदम, या फिर आप देखते हैं कि मुस्लिम समाज में ये बात लिखी हुई है कि भाई एक पुरुष अधिकतम 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें। ठीक, जब आपने धार्मिक चीजों को ही कानून बना रखा है तो ये चीज होती है ईश्वरीय विधि, ईश्वरीय विधि। भारत में ऐसा है क्या? भारत में भैया विधि का शासन है और भारत की वो विधि है संविधान। भारत की विधि का नाम क्या है? संविधान। भारत की विधि का नाम क्या है? संविधान नाम है, उससे चलता है भारत। तो भारत में क्या ईश्वरीय विधि होगी हाँ या ना? क्या भारत में डिवाइन लॉ होगा? क्या भारत में डिवाइन लॉ होगा? क्या भारत किसी धर्म का सपोर्ट करता है? भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ एक शब्द सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म को तवज्जो नहीं देते, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम तो सभी को क्या देते हैं? समानता देते हैं। ये संविधान के अंदर लिखा है। तो भारत में कभी पूछे कौन सी विधि नहीं होती? ईश्वरीय विधि नहीं होती। कौन सी विधि नहीं होती? ईश्वरीय विधि नहीं होती। याद रखना, ये बात मैं लिखे दे रहा हूं, यहीं पर लिखे देता हूं, यहीं पर लिखे देता हूं। in India, in India, divine law is not found. Divine law, divine law, divine law is not found, not found because India is a secular country. India is a secular country.
इंडिया इज अ सेक्युलर सेक्युलर कंट्री। ठीक है भाई, सेक्युलर कंट्री। भारत में ईश्वरीय विधि नहीं मिलती। भारत में ईश्वरीय विधि को मान्यता नहीं है। भारत में ईश्वरीय विधि को ईश्वरीय विधि को मान्यता नहीं है। ईश्वरीय विधि को मान्यता मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक कैसा देश है? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। हमारा संविधान कहता है कि भारत के अंदर सभी धर्मों को क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि पहले मुस्लिम धर्म के अंदर ये कहा जाता था तीन तलाक। तीन तलाक, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता एक ही बात है। पंथ निरपेक्षता भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है शिवम भाई, पंथ निरपेक्षता भी आप इसे लिख सकते हैं। पहले आपने सुना होगा कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज में तीन तलाक का प्रावधान था। तीन तलाक। वो कहते थे कि अगर किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने सोते हुए भी मेरे साथियों ये सोच लिया कि वो अपनी वाइफ को 3 बार तलाक है तलाक है तलाक है बोल चुका है, या उसकी गलती से मुंह से कभी निकल गया तलाक है तलाक है तलाक है, तो वास्तव में क्या हो जाता था? तलाक हो जाता था। लेकिन जब ये मुद्दा संविधान से तुलना किया गया तो संविधान में कोई भैया ऐसा चीज नहीं है जिससे कि ये बात वैलिड होती हो। हम ईश्वरीय विधि को मान्यता नहीं देते। ईश्वरीय विधि को मान्यता नहीं देते तो इस पॉइंट को रद्द कर दिया गया। इस पॉइंट को रद्द कर दिया गया कि ये 3 तलाक जैसा मुद्दा कोई होगा ही नहीं। ठीक है सुनील भाई, बफ के बारे में कोई बात नहीं करनी हमें, हम केवल यहां पर अभी पढ़ने आए हैं। ठीक, आइए। तो मैंने कहा ये विधियां आपकी क्लियर हैं। भारत में सकारात्मक विधि है, प्राकृतिक विधि है, लोक विधि है, लेकिन कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ईश्वरीय विधि नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ईश्वरीय बात क्लियर है। हमारा संविधान कहता है भारत के अंदर हाँ, भारत के अंदर ही तो चला पाएंगे हम भारत के संविधान को। अमेरिका जाकर के भारत का संविधान थोड़ी वैलिड होगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बताइए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ये विधियों के प्रकार क्लियर हो गए? बोले एक बार से कि हाँ सर क्लियर है, सारी बात क्लियर है, सारी बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए फिर, मैंने जब पहली क्लास जिन बच्चों ने देखी होगी तो मैंने एक शब्द लिखा था, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। शब्द लिखा था, याद है कि भारत में कैसा न्याय करने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाते हैं? तो भैया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ठीक, प्राकृतिक। पवन कुमार जी परेशान ना हो, साफ साफ बिल्कुल, चलो साफ लिख देंगे। ठीक है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये क्या चीज होती है? नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये क्या चीज है बाबू? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है? कोई भी मुझे बताए, कोई भी मुझे बताए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये क्या चीज आती है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। जब मैंने एक क्वेश्चन, शुरुआत में 4 क्वेश्चन आपको दिखाए थे। ठीक, टोनी भाई नहीं, डीपीपी जो आपको मिलेगी वो मंडे से मिलेगी। टोनी, डीपीपी जो मिला करेगी वो मंडे से मिला करेगी। इस वीक में मैंने आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर कर देना है। इस वीक में मैंने आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर कर देना है। और बेस मजबूत हुआ, नींव मजबूत हो गई, पौधा लग चुका है। पौधा लग चुका है तो अब हम पौधे पर बड़ा होना उसका देखेंगे, उसका पूरा विकास देखेंगे। पौधा इस वीक में लग के हो जाएगा तैयार। ठीक है, यानी कि कल सैटरडे है, कल तक की बात और है। कल तक आपका ये पूरा का पूरा जो तामझाम है शब्दों का, ये शुरुआत के जो शब्द आते हैं, ये शब्दों का तामझाम मैं आपके लिए पहुंचा दूंगा इंट्रोडक्शन के तौर पर। और मंडे से आपको डीपीपी मिलने लगेगी क्लास, और क्लास के बाद डीपीपी। ठीक है, मंडे से आपको मिलने लगेगी। और बताएं प्रत्युषा जी? ठीक है, हिमांशु चौरसिया जी स्वागत है। ठीक है, रोशनी सिंह, बच्चे ध्यान से सुना कीजिए, ध्यान से। सिलेबस बड़ा है, आपको अगर किसी चीज में रिवीजन चाहिए तो आप प्लीज 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 क्लास को एक बार और रिकॉर्डेड देख लेना। रोशनी, क्लास को एक बार और रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, लेकिन सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो बाबू मैं टाइम पर्टिकुलर दे रहा हूं, एक एक चीज को समझाने में आपको टाइम दे रहा हूं। देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, समझने की कोशिश करना। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, जिन साथियों ने पहली क्लास देखी होगी, जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी होगी मेरी,
उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिखे थे शुरुआत में, सॉरी, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिखे थे और उनमें से एक क्वेश्चन में एक शब्द था प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। उनमें से एक क्वेश्चन के अंदर ये शब्द लिखा हुआ था प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। कितनों को याद है ये बात? कितनों को याद है? ठीक है, कल आज तक कितने बजे सुबह होती है? जब आंख खुले तभी सुबह होती है, जब आंख खुले, अभी खोल लो तो अभी सुबह है। कहते हैं ना, रात का भूला सुबह घर आ ही जाता है। तो जब आंख खुलती है तब आदमी घर आ ही जाता है। ठीक है, लक्ष्मीकांत, आपका नाम खुद का लक्ष्मीकांत है, जो पॉलिटी का महाग्रंथ माना जाता है लक्ष्मीकांत, और आप ये कह रहे हैं 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा संविधान मूल विधि। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसके 2 कारण है। एक तो ये वो पॉलिटी नहीं है जो आप अन्य बैचेस में पढ़ते हैं। दूसरी बात, ये वो पॉलिटी नहीं है जो केवल एक लैंग्वेज में चल रही हो। ठीक, ये बाइलिंगुअल फॉर्म में चला रहा हूं मैं, तो इसमें समय लग जाता है। एक तो आप जानते हैं हिंदी में भी लिखता हूं, इंग्लिश में भी लिखता हूं। तीसरी बात, मूल विधि भी है इसके साथ। तो मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जैसे अभी आने वाला एग्जाम जो है वो यूपीएसआई है, उस एग्जाम में मेरे साथियों ये भर भर के पूछी जानी है। आप चाहते हैं पूरे में से पूरे नंबर लाना, तो समय को कृपया करके साइड में करिए, क्योंकि जीके जीएस में इसी का खेल है आपके उस एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकियों में तो ये भर आएगी ही आएगी, उस एग्जाम के अंदर इसी का खेल है। और आप चाहते हैं कि पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, तो भैया समय को बीच में ना लाएं। ठीक, समय को बीच में ना लाएं। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या होता है मेरे साथियों? समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, कुत्तम कुत्ता हो गई, लड़ मरे, ये दोनों लड़ मरे। अब लड़ मरे तो भैया आपने क्या किया? एक व्यक्ति को जज बना दिया कि तू बता कौन गलत है, तो सी को बना दिया आपने जज, और सी से कहा कि भैया बता कौन गलत है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सी ए का दोस्त है भैया, सी ए का फ्रेंड है, दोस्त है, और सी बी का दुश्मन है, एनिमी है। ठीक है, सुनना, गजब की बात बताऊंगा। ए और बी का झगड़ा हुआ है, सी को आपने जज बना के बैठा दिया, सी बता भाई कौन गलत है। पता चला सी तो ए का दोस्त है और बी का दुश्मन है, तो भैया सी तो तुरंत कह देगा इस बी को सजा दे दो, क्या ये न्याय हो रहा है? मुझे बताइए। सी ए का दोस्त है और बी का दुश्मन है, और ए और बी में झगड़ा हुआ था, आपने सी से बोला कि जस्टिस करो, सी ने तुरंत कह दिया बी को सजा। ऐसे होता है न्याय? क्या इसे न्याय कहते हैं? ये तो पक्षपात हो गया। ए आपका दोस्त है, आपने दोस्ती के मारे डिसीजन दे दिया कि भैया बी को चढ़ा दो। अरे भैया पहले बी की बात तो सुन लो, दोनों पक्षों को अपना अपना बात रखने का मौका दो। पहली बात, अगर ए ने इल्जाम लगाया कि बी उसका सिर फोड़ रहा है, बी ने उसका सिर फोड़ा, तो बी को आपने सीधे कह दिया है इसे फांसी दो, बी ने सिर फोड़ा है। अरे भाई बी की बात तो सुन लो, क्यों सिर फोड़ा है? बात आई समझ में? क्यों सिर फोड़ा है? इसका मतलब है कि आप, ऐसे नहीं हो सकता कि आपके सामने कोई आया कि सर इसने चोरी की थी, हटाओ इसे 6 महीने की सजा। सर इसने मर्डर किया है, इसने उस आदमी की हत्या कर दी, हटाओ इसे फांसी की सजा। ऐसे होता है जस्टिस? डीपीपी की फुल फॉर्म होती है डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपको मंडे से मिलने लगेगी, ये इंट्रोडक्शन जैसे ही हो जाता है, ये शब्दों का खेल, उसके बाद। ठीक है साथियों, तो मैंने आपसे कहा कि क्या ऐसे जस्टिस होता है? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या ऐसे न्याय होता है कि आपके सामने बस आया, पुलिस वाले पकड़ के लाए, सर ये वही है, इसी ने मारा था उसे, अच्छा फांसी की सजा। देख तो लीजिए, सुन तो लीजिए, क्या पता उसने किस कंडीशनों में ये मर्डर किया है, क्या पता किस कंडीशनों में। जैसे एक बच्चा है, सुनना मेरी बात को, एक बच्चा है,
उसके पापा दरोगा हैं, वो घर पे बैठा हुआ था, दीपावली का माहौल था, दीपावली का। बेटा बड़े ही प्यार से पापा से कह रहा था, पापा बंदूक दिला दो पटाखे वाली, पटाखे वाली, ठीक है। पापा ने नहीं दिलाई, पापा ने नहीं दिलाई। पापा एक दिन आए, पापा ने अपनी बंदूक निकाल करके टेबल पर रख दी, और उस पिस्टल की सिक्योरिटी भी ऑन थी, यानी कि बस ट्रिगर दबाना था, वो चल जाएगी। अब बेटे ने देखा, ओ बंदूक, और पापा बंदूक ले आए, पापा बंदूक ले आए। उसने, बेटे ने हाथ में उठा ली, पापा बंदूक ले आए। मम्मी सामने से जा रही थी, बहन सामने से जा रही थी, उसने मम्मी 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 टिच क्या, भाई वो चल गई, वो चल गई, गोली चल गई, और मम्मी वास्तव में हो गई डिच क्या, मम्मी वास्तव में डिच क्या हो गई। क्या उस बच्चे ने मर्डर कर दिया? अब उस बच्चे को जज के सामने लाएं, उस बालक को जज के सामने लाएं, और जज साहब से कहें सर इसने अपनी मम्मी को मारा, अच्छा चढ़ा दो फांसी। क्या वास्तव में उसने अपनी मम्मी को मारा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जज आपको, क्या वास्तव में मम्मी को मारा है उसने? क्या उसके मन के अंदर मम्मी को मारना था? क्या उसके मन में ये बात थी कि इससे गोली निकलेगी और जो मेरी मम्मी की छाती चीर करके पार निकल जाएगी और मेरी मम्मी सदा के लिए भगवान को प्यारी हो जाएगी? क्या वो ये बात जानता था? सोचो और विचार करो। इसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। यानी कि साथियों, समय और परिस्थिति, समय और परिस्थिति दोनों देख करके ही न्याय किया जाता है। सबसे पहली बात, इसे कहते हैं हम मूवेबल कंसेप्ट। मूवेबल कंसेप्ट, मूवेबल कंसेप्ट, मूवेबल कंसेप्ट बोले तो गतिशील अवधारणा। मैंने आपसे कहा था ना भाई, न्याय करते समय कैसी अवधारणा होनी चाहिए? गतिशील अवधारणा। गतिशील अवधारणा का मतलब है, गतिशील अवधारणा का मतलब है समय व परिस्थिति देखकर, समय व परिस्थिति के अनुसार, समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होना, समय व परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होना, समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होना, इसे कहते हैं मूवेबल कंसेप्ट। मूवेबल कंसेप्ट। जज साहब ये नहीं कि भैया सुन लिया मर्डर किया है, मर्डर किया है और दे दी फांसी की सजा, पहले सुन तो लो हुआ क्या था। एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ था, सामने, और वो अचानक से आया, उसने डंडा लिया और वो मेरे में मार नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि इसने मेरे सिर में मारा, हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। मेरे आसपास एक पत्थर था, मैंने भी उसमें धड़ाक दे दिया, वो व्यक्ति लुढ़क गया, वो हो गया भगवान को प्यारा। मर्डर किया है क्या मैंने? मर्डर किया है क्या? बताइए। अब जज के सामने पुलिस मुझे ले जाएगी तो ये कहेगी सर इसने इसको मारा, दे दो फांसी। जज ऐसे कह देगा दे दो फांसी। जज कहेगा भाई मारा तो क्यों मारा, क्या कंडीशन थी? तब मैं बताऊंगा सर वो मुझे मारने आया था और उसने डंडा ऐसे करके उठा लिया था, मुझे लगा कि अगर इसने मुझे मार दिया तो मेरी मृत्यु होने की संभावना पूरी है। मेरे पास उस समय एक पत्थर मौजूद था, मैंने उस पत्थर से अपने बचाव में उसकी तरफ फेंका, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी फट गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी मेरा उसे मारने का मोटिव नहीं था, मैं तो बस अपने बचाव में उसे रोक रहा था, अपने बचाव में मैंने सेल्फ डिफेंस में उसमें वार किया, मेरा मोटिव उसे मारना नहीं था। आई बात समझ में? इसे कहते हैं समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होना। दूसरी बात साथियों, दूसरी बात, अगर किसी पर इल्जाम लगा है तो उसे अपनी बात रखने का मौका दो। ठीक, लिसन, लिसन द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड केयरफुली, लिसन द एक्यूज्ड केयरफुली, लिसन द एक्यूज्ड केयरफुली। ठीक है। अभियुक्त, अभियुक्त वो होता है जिस पर इल्जाम लगता है, अभियुक्त वो होता है साथियों जिस पर इल्जाम लगता है। अभियुक्त को ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनना, अक्यूज्ड को ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है। अक्यूज्ड यानी अभिव्यक्ति, अभियुक्त वो होता है जिस पर इल्जाम लगाओ, जिस पर इल्जाम, अगर किसी पर ब्लेम लगाया तो पहले उसे सुन तो लो, उसे भी तो अपनी बात रखने का मौका दो।
ठीक, क्या जज बात मानेंगे? अरे मेरे बाबू, मानेंगे नहीं मानेंगे, हम कोर्ट के अंदर जो खड़े हैं वो वकालत नहीं लड़ रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उन्हें मानना चाहिए। नहीं तो भैया जज साहब के ऊपर ब्लेम लग जाएंगे कि ऐसा क्यों, ये आपका मिलने वाला होगा इसीलिए डिसीजन दे रहे हो, इसीलिए। ठीक, आप ही की बात का एक और जवाब आ गया, आप ही की बात का शिवम भाई क्या जवाब आ गया, सुन लो। describe the reason describe the reason describe the reason behind the justice describe the reason describe the reason behind the justice behind the justice। आपने मूवीज देखी होंगी जिनमें कोर्ट केस वगैरह चलते हुए दिखाए जाते हैं, ठीक है। न्याय के पीछे के कारणों की व्याख्या, पीछे के कारणों की व्याख्या, पीछे के कारणों की व्याख्या। ठीक है भैया, जो भी डिसीजन दिया जाता है, जो भी जस्टिस किया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसा नहीं कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, श्याम आपके मिलने वाला है, श्याम आपके मिलने वाला है, और आपने कह दिया श्याम को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो राजा का बेटा है, राजा का बेटा, उसने किसी का मर्डर किया, ठीक, और एक सामान्य व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, तो राजा ने सामान्य व्यक्ति को तो जेल में डलवा दिया, फांसी दिलवा दी, लेकिन जैसे ही अपना बेटा आया, अरे ये तो अपना ही औलाद है, अरे इसे नहीं, इसे मर्डर केस, इसे फांसी नहीं, इसे 2-3 साल की सजा दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप ऐसे डिसीजन दे करके भाग नहीं सकते। आपने जो डिसीजन दिया है उसके पीछे के कारण बताने होंगे कि अगर आप इसे मर्डर केस में भी 2-3 साल की ही सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या आधार है आपके पास उसकी सजा इतनी रखी गई है। या आप किसी को सिर फोड़ने के केस में पूरे 10 साल नाप रहे हैं, तो क्या आधार है कि उसे सजा में थोड़ी भी रियायत नहीं दे रहे हैं, थोड़ी भी रियायत नहीं दे रहे हैं। तो मूवीज में आपने देखा होगा, लास्ट में जज साहब कहते हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कंडीशन में, वो कंडीशन में ऐसा किया गया, इस कारण से मैं इस व्यक्ति को इतनी सजा दे रहा हूं। सुना है, नहीं सुना है, होता है ऐसा। तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप ऐसा डिसीजन क्यों दे रहे हैं। आप ऐसे कह के नहीं भाग सकते कि भैया इस व्यक्ति ने मर्डर किया था इसलिए मैंने इसको फांसी दे दी। मर्डर किन किन अवस्थाओं में होता है ये भी तो देखिए। फांसी हर किसी मर्डर के लिए फांसी नहीं होती, आजीवन कारावास दिया जाता है। घोर मृत्यु करने पर, घोर हत्या करने पर, कि भैया आपने किसी का सिर फोड़ा वो मर गया, आजीवन कारावास होगा, फांसी नहीं हो सकती। लेकिन आपने किसी का सिर फोड़ा और फिर उसी पे बैठ करके एक और पत्थर उठा के दे भैया दे भैया दे भैया दे भैया, उसका सिर एकदम कचूमर बना दिया, तो ये आपकी मानसिकता को नजर आ रहा है कि आप राक्षस हो। आपको अब आजीवन कारावास नहीं मिलेगा, आपने तो घोर यानी कि क्रूर हत्या की है, फांसी मिलेगी, फांसी। तो जो भी डिसीजन दिया जाता है उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड आपको बताना होता है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं भैया, जो भी एक्यूज्ड है उसे आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नो, नॉट टू प्रेशराइज, नॉट टू प्रेशराइज, प्रेशराइज a person, not to pressurize a person against self testimony, against self testimony, self testimony। ठीक है, सेल्फ टेस्टिमनी बोले तो किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्या नहीं कर सकते,
बाध्य नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि पुलिस स्टेशन में पुलिस ने बेंत लिया, उस पे लगाया ऑयल, और फिर जो भी गिरफ्तार किया उसमें दिए चली जा रही है, दिए, कबूल कर तूने किया है, कबूल कर तू नहीं किया है। भैया जिस पर इल्जाम लगाया है उसे लगा मैं तो आज मर जाऊंगा, उसने बेचारे ने साइन कर दिए। जैसे ही कोर्ट में हुई पेशी, जैसे ही कोर्ट में हुई, जज साहब ने कहा ये आप ही का स्टेटमेंट है, ये आप ही का स्टेटमेंट है। उसने कहा जज साहब ये पुलिस वाले मुझे मार देते, ये पुलिस वाले मुझे मार देते, मेरा तो इन्होंने जबरदस्ती साइन करवा लिया है, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, इतना मार रहे थे। वो मुकर गया और पुलिस वालों की नपाई कर देगा जज। कैसे पहनी है ये वर्दी, ये सितारों वाली वर्दी यहीं की यहीं उतार दी जाएगी। ऐसे ही शब्द होते हैं जज के पुलिस वालों से, है कि भैया ये वर्दी तो पहन लिए, इतनी बुद्धि नहीं है कि किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। आपका काम है सबूत ढूंढना, सबूत ढूंढो, वो तो मुकरेगा। यही है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यानी बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पक्षपात के एक फेयर डिसीजन, एक साफ सुथरा निर्णय की कार्यवाही ही क्या होती है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होती है। बताइए समझ में आया? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समझ में आया? ठीक। सर आत्मरक्षा के बचाव में के लिए की गई हत्या में सजा मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, सेल्फ डिफेंस में नहीं मिलती। लेकिन हां, अपरिचित अगर मेरे में कोई व्यक्ति ऐसे करके लठिया मारने आ रहा था, लठिया या लोहे की रॉड थी उसके पास, वो मुझे मारने आ रहा था, मुझे लगा कि ये मेरे में एक पड़ी, मेरा स्वर्गवास निश्चित है, मेरा स्वर्गवास निश्चित है, मैंने, मेरे पास एक पत्थर सा था, वही उठा करके उसमें दे मारा और वो नीचे गिर गया। अब उससे चाहे उसके जितनी भी चोट लगे, ये सेल्फ डिफेंस था, ये सेल्फ डिफेंस। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा, फिर मैंने कही अब मेरी बारी, अब मैंने दिया उसे दूच दूच के। ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा, ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। एक बार ही आप क्या कर सकते हैं, एक प्रयास है आपका, सामने वाला मारना चाह रहा था, आपने अपना प्रयास किया, वो प्रयास ही सेल्फ डिफेंस है। उस प्रयास के बाद आप उसमें दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। फिर आपने भी अपराध कर दिया, फिर आपने भी अपराध कर दिया। बताओ समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? यहां तक किसी भाई को दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? कोई समस्या परेशानी हो तो बोल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलेंगे मेरे साथियों, बस एक एक शब्द को क्लियर करते चलना और रिवीजन में रखना चीजों को, रिवीजन में। अभी तो और इंटरेस्टिंग चीजें बढ़ती चली जाएंगी, और इंटरेस्टिंग कोशिश मैं ये करूंगा कि मूल विधि भी साथ में शुरू कर पाऊं, ठीक है। देखते हैं कि अगर 1 घंटा कहीं से मेरा अरेंज होता है तो मैं मूल विधि में 1 घंटा अलग से आपको साथ में ही पैरेलल में मूल विधि भी चला दूंगा। क्लियर है? तो मिलता हूं कल, आज के लिए तो इतना ही रखूंगा, समय हो चुका है, पता नहीं चलता भाई समय कब हो जाता है इस क्लास का, ठीक। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।